नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। आज हम इंदौर में हैं। इंदौर में आउटर रिंग रोड के लिए किसानों का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सरकार जिस तरह से भूमि का अधिग्रहण कर रही है, खेती की भूमि जिस तरह से ली जा रही है, उसको लेकर किसानों की लगातार आपत्तियां बढ़ती जा रही हैं और अब यह पूरा एक बड़ा आंदोलन बन रहा है। आज हमारे साथ में इंदौर के किसान और वरिष्ठ लोग हैं जो किसान आंदोलनों को लीड करते रहे हैं। आज उनसे जानते हैं कि ये पूरा मसला क्या है, किस तरह से ये आंदोलन धीरे धीरे बड़ा रूप लेता जा रहा है। आप सभी का अमर उजाला में स्वागत है। आउटर रिंग रोड को लेके लगातार बातें आती रही हैं सामने। किसान छुटपुट रूप से, छोटे मोटे रूप से आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन ये बड़ा होता जा रहा है। ये मसला है क्या? जी, पूरे मध्य प्रदेश में ही लगभग भूमि अधिग्रहण चल रहा है अलग अलग प्रोजेक्ट को लेकर के। उसी कड़ी में एक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ आउटर रिंग रोड, जो कि शिप्रा कराड़िया से लेकर के, शिप्रा से लेकर के पीथमपुर तक और पीथमपुर से वापस शिप्रा तक, उधर पूर्वी और पश्चिमी रिंग रोड जो बन रहा है, उसमें 1400 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है और लगभग 2200 परिवार उससे प्रभावित हैं। लेकिन सरकार ने ना तो उन किसानों के विश्वास में लिया और ना ही उनसे बात करना ज़रूरी समझा। जबकि खेती किसानी उन लोगों का मुख्य व्यवसाय है, मतलब वो बेरोजगार हो जाएंगे। एक तरफ हम बात करते हैं रोजगार देने की और दूसरी तरफ सरकार रोजगार छीन रही है और उन किसानों से उनकी सहमति भी नहीं ली गई है। उसी में अभी जॉइंट सर्वे चल रहा है। हमारे बार बार ज्ञापन देने के बाद और बार बार हमारे बातचीत करने के बाद भी प्रशासन का कोई सकारात्मक उसमें हमारी तरफ रुख नहीं है। पिछली 21 फरवरी को हम एक बहुत बड़ी ट्रैक्टर रैली इंदौर में कर चुके हैं, जिसको कि लक्ष्मीबाई नगर मंडी में ही हम लोगों को रोक दिया गया था, जो कलेक्टर जाने वाले थे। उसके बाद में हम बार बार बातचीत करते रहे, लेकिन प्रशासन ने हमसे बातचीत नहीं की। अभी रिसेंट 15 दिन पहले कलेक्टर साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई, 2-4 दिन पहले भी हुई, उसमें कोई नतीजा निकला नहीं। तो बात ये है कि 12 वर्षों से इंदौर ज़िले में गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई है और 12 वर्षों में ज़मीन के भाव आपको पता है कि कितने बढ़ गए हैं। तो अब जो मुआवजा मिल रहा है वो 2 गुना का प्रावधान हमारे मध्य प्रदेश में है, जबकि केंद्र का कानून कहता है कि किसानों को 4 गुना, गाइडलाइन का 4 गुना मिलना चाहिए। तो 12 वर्षों से गाइडलाइन नहीं बढ़ाई। 2018 में एक सरकार ने 20% गाइडलाइन कम कर दी। तो जहां पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, वहां केवल इंदौर ज़िले में महंगाई घट रही है। मतलब ज़मीनों के भाव बिल्डरों के लिए तो बढ़ रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए घट रहे हैं। तो ये जो विसंगति है, हमने ये कहा कि हम विकास के विरोधी नहीं है, राष्ट्र विकास करे ये किसान भी चाहता है, लेकिन किसानों का विनाश करके विकास करना ये विकास नहीं है। ये एक तरफा विकास हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा आसान उदाहरण से आप समझाइए कि मान लीजिए किसान की जो भूमि है वो 10 लाख रुपए की है, तो उसको सरकार अभी कितना दे रही है? अभी अगर किसान की जमीन का गाइडलाइन मार्केट रेट 1 करोड़ रुपए है, मान लीजिए, तो सरकार उसको अधिकतम 20 लाख रुपए दे रही है। अच्छा, मतलब कोई बिल्डर अगर खरीदेगा वो जमीन तो वो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ में जाएगी और सरकार वो लेगी तो वो मात्र 20 लाख रुपए दे रही है। 20% भी नहीं दे रही है। 20% भी नहीं दे रही है। अब उसमें किसानों का ये कहना है कि हम ज़मीन देने को तैयार हैं, लेकिन यदि हमारी गाइडलाइन जो 12 वर्षों से नहीं बढ़ी है उसको बढ़ा दिया जाए। अभी कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो हम इसको बढ़ा नहीं सकते। तो क्या आपने पहले प्रयास नहीं किया? क्यों आपने ऐसा सोचा नहीं कि किसानों के साथ अन्याय होगा? तो आप पहले गाइडलाइन बढ़ाते थे, फिर आप नोटिफिकेशन जारी करते। गलती आप करें और उसकी सज़ा किसान भुगते, ये तो कहीं से भी वाजिब नहीं है। तो हमारी सरकार से मांग है कि जो गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई है, पहले वो गाइडलाइन बढ़ाई जाए और नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए। एक पेपर के रद्द करने के केवल एक काम को टालने के लिए किसानों का गला काटना, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं। तो वो नोटिफिकेशन डीनोटिफाई हो, गाइडलाइन बढ़ाई जाए और किसानों को बिठा करके उनको संतुष्टिपूर्ण जवाब दे और उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन जारी किए और अधिग्रहण की प्रक्रिया करें। हमें उससे कोई समस्या नहीं। आपका पूरा नाम और पद? मैं कृष्णपाल सिंह राठौर, इंदौर संभाग अध्यक्ष, इंदौर।
किसानों की जो ज़मीनें अभी जा रही हैं, आप अभी एक बात बता रहे थे कि खेती अगर ख़त्म हो जाएगी, एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म हो जाएगा और किसानी ख़त्म हो जाएगी, तो इसका प्रभाव क्या आपको लगता है कहीं न कहीं इंदौर का जो पूरा बेल्ट है, उस पे निवेश के नाम पे लिए मतलब उद्योग के लिए, विकास के लिए लगातार एक जो हमारी काली मिट्टी मालवा की उसके खेत लिए जा रहे हैं, कहीं न कहीं आपको लगता है क्या कि प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा, अनाज उत्पादन कम होगा, दूध कम होगा, ये सब चीज़ों पे असर पड़ेगा लगता है? ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है ये, क्योंकि उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण केवल सिर्फ भूमि का अधिग्रहण नहीं है, किसान के रोजगार का भी अधिग्रहण है। यहाँ जो ग्रीन बेल्ट की हम बात करते हैं कि मास्टर प्लान में वो जो नया जो जोनल प्लानिंग बनने वाली है, वहाँ पे जो ग्रीन बेल्ट छोड़ते हैं, ऑलरेडी किसान के पास ग्रीन बेल्ट है ये वाला। आप दिल्ली बनाना चाहेंगे इंदौर को, अगर दिल्ली की पोजीशन पे आने के बाद फिर वापस बोलेंगे ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, तो कहाँ से लेके आएंगे। तो उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण बहुत चिंता का विषय है, और भूमि के अधिग्रहण के साथ साथ एक किसान का रोजगार और एक प्रशिक्षित किसान जो खत्म हो रहा है, वो चिंता का विषय है। क्योंकि आज जो मुझे लगता है कि भविष्य में कोई खेती किसानी की तरफ नया किसान आने वाला नहीं है। जो पुराने किसान हैं, जो खेती कर रहे हैं, परंपरागत खेती कर रहे हैं, उन्हीं किसानों को हमको भविष्य में बचा के रखना है और चलाना है। जैसे भाई साहब ने बताया कि अगर इनको भूमि का उचित मुआवजा मिल जाता है किसानों को, तो किसान ये भूमि छोड़ के 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर जाके ज़मीन लेगा, उसको वापस ठीक करेगा, उसको सुधारेगा, उसमें खेती करेगा। तो कहीं न कहीं एक प्रशिक्षित किसान ख़त्म नहीं होगा अगर उसको उचित मुआवजा मिल जाता है। दूसरा ये कि जितनी आवश्यकता हो, उपजाऊ भूमि में अनियंत्रित अधिग्रहण कभी नहीं होना चाहिए। जैसे 80 मीटर इन्होंने रोड लिया है, 250 पौने 300 फीट रोड बनता है, ये इनका अगर आउटर रिंग रोड को कनेक्टिविटी चाहिए तो 60 फीट 70 फीट में भी काम हो सकता है। क्योंकि भविष्य में भी अगर कोई ज़मीन लगेगी तो किसान देगा। क्योंकि एनएचआई में एक विषय होता है कि इसके बाद भी एक कंट्रोल एरिया घोषित होता है, बची हुई ज़मीन पे वापस 50-50 मीटर या 40 मीटर के लगभग कंट्रोल एरिया अभी भी घोषित रहेगा, वो खाली रखना रहेगा। तो हमारा कहना है कि आज जितनी आवश्यकता हो, मिनिमम आवश्यकता हो, उस पे रोड बने, सहमति के साथ बने, किसानों को उचित मुआवजा मिल जाए, ताकि वो किसान वापस कहीं न कहीं अपना जीवन यापन, भरण पोषण, क्योंकि उसका खुद का रोजगार का हनन हो रहा है, और प्रशिक्षित किसान अगर ख़त्म हो रहा है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अच्छा, एक चीज़ मेरा सवाल ये भी था कि किसान को खेती की ज़मीन बेच के पैसा मिल गया, मान लीजिए उसे 10 लाख रुपए मिल गया, उसने ज़मीन बेच ली, ठीक है? तो आपका कहना है कि वो नई खेती की ज़मीनें लेगा, लेकिन क्या नया फर्टाइल लैंड तैयार किया जा सकता है? खेती की ज़मीन ख़त्म करके नई खेती की ज़मीनें तैयार हो जाती हैं? भूमि का अर्जन और भूमि का उत्पादन तो संभव ही नहीं है, ये तो स्वयं सिद्ध सिद्धांत है, उसमें कोई दो मत की राय नहीं। तो पहली बार तो मालवा की भूमि जितनी उपजाऊ भूमि और इंदौर के आसपास की भूमि पूरे भारत में सबसे उपजाऊ भूमि मानी जाती है। शिक्षित किसान अगर खत्म हो रहा है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अच्छा, एक चीज़ मेरा सवाल ये भी था कि किसान को खेती की ज़मीन बेच के पैसा मिल गया, मान लीजिए उसे 10 लाख रुपए मिल गया, उसने ज़मीन बेच ली, ठीक है? तो आपका कहना है कि वो नई खेती की ज़मीनें लेगा, लेकिन क्या नया फर्टाइल लैंड तैयार किया जा सकता है? खेती की ज़मीन ख़त्म करके नई खेती की ज़मीनें तैयार हो जाती हैं? भूमि का अर्जन और भूमि का उत्पादन तो संभव ही नहीं है, ये तो स्वयं सिद्ध सिद्धांत है, उसमें कोई दो मत की राय नहीं। तो पहली बार तो मालवा की भूमि जितनी उपजाऊ भूमि और इंदौर के आसपास की भूमि पूरे भारत में सबसे उपजाऊ भूमि मानी जाती है। आलू इंदौर का जो होता है पूरे वर्ल्ड में फेमस आलू होता है, जो लेस कंपनी की जो चिप्स बनती है, मात्र इंदौर के आलू से, जो एटीएल करके जो ब्रांड आता है, उसी आलू से इंदौर जो लेस कंपनी की चिप्स बनती है, कहीं नहीं बन पाती है। मतलब देखा जाए तो इंदौर का गेहूं की बात करें, उपजाऊ भूमि अगर इंदौर में इतनी उपजाऊ भूमि है, तो आप सारा ट्रैफिक या बाहर के लोगों को रोज़गार के लिए इंदौर क्यों बसाना चाह रहे हैं? हमारा कहना है कि अगर आपको विकास डेवलपमेंट करना है रोड के अलावा, क्योंकि रोड आप डेवलप करोगे तो उद्योग भी लाओगे, इंडस्ट्री लाओगे, सब लेके आओगे। तो ऐसी व्यवस्थाएं इंदौर के बाहर जो 80 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर जो अनउपजाऊ भूमियाँ हैं, पथरीली भूमियाँ हैं, उन भूमियों को आप डेवलप कीजिए पूरा, वहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। वहाँ की गाइडलाइनें कम है, ज़मीन की वैल्यू कम है, उनको अधिग्रहण करते हैं तो उनको उचित मुआवजा मिलेगा, वहाँ व्यवसाय मिलेगा। तो इस टाइप की योजनाओं पे भविष्य को ध्यान में रख के आपको ध्यान रखना तो पड़ेगा। कहीं न कहीं आपको ये लगता है कि जो हमारे गौशालाएँ हैं, हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, या हमारा क्रॉप है, हमारी फसलें हैं, इनको सरकार रोज़गार का माध्यम नहीं मान रही है, पर वो प्लास्टिक इंडस्ट्री, लोहा इंडस्ट्री को रोज़गार का नहीं, माध्यम। किसान, क्योंकि यहाँ पे इंदौर के आसपास अभी भी बहुत से किसान हैं जो प्योर खेती करके, शुद्ध खेती करके ही अपना भरण पोषण और घर चला रहे हैं। इंदौर में दूध उत्पादन की बात करें तो दूध उत्पादन जितना इंदौर में दूध का विक्रय हो रहा है, उतना तो इंदौर में दूध आ नहीं रहा है। तो ये देखा जाए तो लगभग 60% दूध आप फर्जी दूध या नकली दूध आप इस्तेमाल कर रहे हैं। धीरे-धीरे कम भी होता तो जा रहा है। बचा हुआ दूध अगर आप इंदौर के आसपास की ज़मीनों को और किसानों को ख़त्म करेंगे, क्योंकि अगर भैंस या गाय अगर है तो उसका चारा, या अगर उपजाऊ भूमि अगर ख़त्म करेंगे तो आप क्या खिलाएंगे उसको? आप बियर का बाटा खिलाएंगे क्या, जिससे अभी अभी कैंसर हो रहा है? अभी जो बियर का बाटा जो गाय के लिए, भैंस के लिए आ रहा है, तो इस टाइप की जो भी व्यवस्था है, किसान खुद के लिए नहीं लड़ रहा है। ये रिंग रोड का विषय सिर्फ किसान का नहीं है, भोजन का विषय सिर्फ किसान का नहीं है।
ये समग्र जनता के लिए ये विषय है, इंदौर की जनता के लिए विषय है। यहाँ के वातावरण की बात करें, यहाँ के भोजन की बात करें, तो किसान तो क्या है कि वो तो खुद तो विनाश हो ही रहा है, वो उसका समग्र विनाश होने वाला है इससे। एक सवाल मेरा और था कि इसमें आपने कहा लगभग 2500 के आसपास परिवार लोग 2200 परिवार सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं, 2200 परिवार सीधे सीधे प्रभावित किसान परिवार हैं, जबकि 2200 परिवार, हर किसान परिवार 10 परिवारों को रोजगार देता है। तो अगर उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,000 परिवार के लगभग एक किसान परिवार को प्रभावित होने से 22,000 परिवार प्रभावित होते हैं। क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो लेबर क्लास के लोग होते हैं वो हर किसान परिवार पे डिपेंड होते हैं, एक परिवार के पीछे 10 परिवार चलते हैं। मेरा अब सवाल आपसे ये है कि अगर सरकार नहीं सुनती है, अधिग्रहण किया जाता है किसी भी पूर्वक, दबाव पूर्वक, बलपूर्वक, किसी भी तरह, आप लोगों का आगे क्या निर्णय रहेगा? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि जो आपकी ट्रैक्टर रैली थी वो मैंने देखी थी। ट्रैक्टर रैली जब आपने कलेक्ट्रेट तक निकालने का जो प्रयास करा वो फिर वहीं रुकी और वहाँ भी आपकी सुनवाई नहीं हुई है। तो इसी तरह अगर टाल-मटोल होती रही तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, वो उस समय भी ट्रैक्टर रैली, हमने योजना ये थी कि किसानों के लोगों को तकलीफ़ नहीं आए, इसलिए हमने उसका स्थान मंडी में तय किया। हम चाहते तो उस ट्रैक्टर रैली को इंदौर के किसी मुख्य मार्ग पे एकत्रित कर सकते थे। बाकी हमारा अराजकता फैलाना उद्देश्य नहीं है और न जनता को परेशान करना उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य विषय ऊपर तक पहुँचाना था और साल भर हो गया उस ट्रैक्टर रैली को, आज तक अभी ऊपर कोई संज्ञान उस स्तर पे लिया नहीं जा रहा है। आज भी परिणाम नहीं दिख रहे हैं। अभी हमारी कल प्रांत बैठक में तय किया गया कि परसों सोमवार के दिन मालवा प्रांत के सभी 112 तहसील मुख्यालयों पे 1 साल भू अर्जन के खिलाफ सभी तहसील मुख्यालयों पे ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो हम 27 फरवरी से चरणबद्ध आंदोलन पूरे मालवा प्रांत में करने वाले हैं। क्या पूरा नाम है आपका? क्या पद है? दिलीप मुकाती, भारतीय किसान संघ महानगर अध्यक्ष इंदौर। अच्छा भाई साहब, आपसे एक मेरा सवाल रहेगा। अभी बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि किसान जो है पीढ़ियों से जो किसानी कर रहा है, अब नए किसान खड़े नहीं किए जा सकते, नए बच्चे जो नई जनरेशन है कहीं ना कहीं खेती में नहीं की जा सकती। आप किस तरह से देखते हैं जो भू अर्जन सभी जगह चल रहा है, आपका क्या विचार है इस पर, वो भी बताइए। ये सबसे पहले जो आपने भू अर्जन बोला है, कहीं ना कहीं भू अर्जन में किसान ठगा महसूस कर रहा है अपने आप को। भू अर्जन किसान कोई विकास विरोधी नहीं है। कभी भी किसान ने ये नहीं बोला कि हम विकास विरोधी हैं। जब जब इस देश को आवश्यकता लगी है तब तब किसान पहले आया है। जैसे कोविड काल में जब सभी घरों में बैठे थे तब किसान अन्न उगा रहा था और उसी अन्न से किसानों ने अन्न दिया, तभी हर घर में जो रोटियां या सभी की आवश्यकता की पूर्ति की। पर जो ये आउटर रिंग रोड है, अन्य योजनाएं हैं जो लागू हो रही है, कहीं ना कहीं गलत है और इसमें किसानों का हनन हो रहा है और जो सरकार है वो सुनने को रेडी नहीं है। और दूसरा ये है कि इस रिंग रोड की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही जनहित प्रमाणित हुआ आज तक। अच्छा, इस रोड का कोई जनहित प्रमाणित नहीं हुआ। इस रोड की क्या डिमांड या किसने डिमांड की आज तक किसी ने नहीं बताया। हमने हमारी आपत्तियां माननीय एसडीएम महोदय के सामने लगाई थी। हमने बोला था कि इसका यदि निराकरण हुआ है तो इसकी कापी हमें दी जाए, मगर हमें ये बताया गया है कि इसका निराकरण अभी नहीं हुआ। जबकि सेकंड गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसमें स्पष्ट लिखा है कि किसानों की आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है, मगर आज तक किसानों को प्राप्ति नहीं मिली है। हमारा एक ही निवेदन है कि 2008 से 2024 तक कोई गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई। 2018-19 के अंदर कांग्रेस शासनकाल में 20% गाइडलाइन कम कर दी गई है, जो कि कहीं ना कहीं किसान के साथ अन्याय हुआ है। अभी देश में महंगाई बढ़ रही है मगर शासन वो तरफ नहीं देख रहा। दूसरी तरफ हमारे सीएम साहब सभी सभाओं में सब में कह रहे हैं कि किसान अपनी ज़मीन ना बेचें, आप गहने गिरवे रख दें, मजदूरी कर लें, मगर अपनी ज़मीन बचा कर रखें। मगर दूसरी तरफ जो कि जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं उस चीज़ में कहीं ना कहीं ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। हमारा सरकार से एक ही निवेदन है कि हम विकास विरोधी नहीं है, ना हमें उचित मुआवजा मिल जाए, जो हमारी गाइडलाइन जो है वो बढ़ा दी जाए, इस गजट नोटिफिकेशन को जो है रद्द किया जाए, अप्रैल के बाद एक नया गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए पूरी बढ़ी हुई गाइडलाइन के साथ, उसका 4 गुना मुआवजा दिया जाए। सरकार कहती है कि ऐसा संभव नहीं है। हाल ही यदि पंजाब सरकार देखें तो ऐसा ही रिंग रोड निकल रहा था जो वहाँ रद्द हुआ है, जो एक प्रमुख उदाहरण है उसका। तो हमारा निवेदन है सरकार से कि जो अपना किसान है, अन्नदाता है, उसकी पूर्ण तरीक़ा से सुनी जाए और जो जाइंट सर्वे हो रहा है उसे रोका जाए। आपका पूरा नाम? अनिल व्यास, आउटर रिंग रोड पीड़ित किसान। नोटिफिकेशन को जो है रद्द किया जाए,
अप्रैल के बाद एक नया गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए, पूरी बढ़ी हुई गाइडलाइन के साथ उसका 4 गुना मुआवजा दिया जाए। सरकार कहती है कि ऐसा संभव नहीं है। हाल ही यदि पंजाब सरकार देखें तो ऐसा ही रिंग रोड निकल रहा था जो वहाँ रद्द हुआ है, जो एक प्रमुख उदाहरण है उसका। तो हमारा निवेदन है सरकार से कि जो अपना किसान है, अन्नदाता है, उसकी पूर्ण तरीक़ा से सुनी जाए और जो जाइंट सर्वे हो रहा है उसे रोका जाए। आपका पूरा नाम? अनिल व्यास, आउटर रिंग रोड पीड़ित किसान। एक आखिरी क्वेश्चन, आप में से कौन इसका जवाब देगा वो बता दीजिएगा। सरकार लगातार आंकड़े जारी कर रही है कि भारत में जो है उत्पादन कम होता जा रहा है, दूध का उत्पादन भी कम कर रहा है, फसलों का भी उत्पादन। कहीं ना कहीं हम जो एक समय भारत विदेशों में चीज़ें देता था वो कहीं ना कहीं अब बाहर से बुलाने पे मजबूर हो रहा है, और ये आंकड़े खुद बता रहे हैं, सरकार के आंकड़े। तो आपके पास ऐसे कुछ आंकड़े आप साझा करना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए इसमें कितनी ज़मीन जाएगी, अगर आपके पास ऐसे एक अंदाज से, सब अंदाज पे ही होगा कि भाई इसमें इतने लाख हेक्टेयर ज़मीन जाएगी, तो कितना प्रोडक्शन प्रभावित होगा, कुछ आप अंदाज से बता सकते हैं? अभी सिर्फ इंदौर की बात कर रहे हैं। 1400 हेक्टेयर ज़मीन। अब 1400 हेक्टेयर मतलब कि ये मान के चलिए कि आप 1 हेक्टेयर में तकरीबन जो इंदौर में गेहूं का उत्पादन होता है वो करीबन 1 हेक्टेयर में 100 कुंटल के आसपास होता है। तो आप 1400 हेक्टेयर को उससे गुणा करेंगे तो वो कितना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम भूमि का उत्पादन नहीं कर सकते। और आपको मैं एक उदाहरण देता हूं कि जब ये किसानों की मेहनत है कि आज आप पूरे विश्व में कोविड के समय मोदी जी ने जनता के सामने और विश्व के सामने ये बात रखी कि अगर हमको यूएन मंजूरी बोलता है तो हम पूरे विश्व को अनाज खिला सकते हैं किसान की मेहनत पे। लेकिन आप इससे पहले की स्थिति देखिए कि जब सरदार अपने शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय हमारी सेनाएं लाहौर तक चली गई थी और अमेरिका ने यह दबाव डाला कि यदि आपने सेनाएं पीछे नहीं ली तो मैं जो गेहूं के जहाज भेज रहा हूं मैं वापस बुला लूँगा। तो आप एक बात ये समझिए कि कोई भी देश अगर भूखा रहेगा तो उसकी वीरता भी काम नहीं आएगी। मतलब आप जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे भोजन के मामले में तो आप विश्व से आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो मुझे ये लगता है कि 2050 तक की योजनाएं तो बनाई जा रही, रोड की, सड़कों की, स्कूल की, लेकिन क्या 2050 में इस देश के लोग क्या अन्न खाएंगे? खाद्यान्न सुरक्षा को भी उतना महत्व दिया गया है। आप रोड बना देंगे उसके बाद वो ज़मीन कभी भी उत्पादन नहीं कर सकती। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। एक आंकड़ा और मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका में प्रति व्यक्ति 200 एकड़ ज़मीन आती है अगर एक व्यक्ति पे हम ज़मीन का कैलकुलेशन करें, और वहीं भारत में वो ज़मीन 2 एकड़ से कम आती है। तो यदि हम अंधाधुंध इसी तरह का विकास करेंगे तो हम खाद्यान्न सुरक्षा को कैसे पुख्ता कर पाएंगे? और हम विदेशों पे निर्भर हो जाएंगे और फिर हम उनके हाथ की कठपुतली हो जाएंगे। कोई भी भूखा देश अपनी सुरक्षा और अपनी संप्रभुता की और अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ा विषय है, इस पे हमको सोचना चाहिए और हमें विकास आसमान की तरफ ना कि ज़मीन पे फैलता हुआ। तो यदि ये लोगों को सोचने की बात है, मतलब हम तो चिल्ला ही रहे हैं लेकिन लोगों का ये कहना है कि आप तो किसान हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि आप भी जो जितने लोग समझते हैं इस विषय को, जो जलवायु परिवर्तन को समझते हैं, जो लोग इस सारी व्यवस्था को समझते हैं, उन लोगों को भी आगे आना चाहिए और इस विषय में सरकार से बात करना चाहिए। बस अब मेरा अंतिम एक सवाल ये है आपसे कि आपका जो संगठन है भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत, कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सेवा भारती और इनके अनुशांसिक संगठनों में आता है। आप लोग प्रकृति, पर्यावरण, खेती, मजदूरों सबके लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा में भी बहुत सारे लोग हैं जो उन विचारधाराओं से जुड़े रहे हैं। तो क्या आप लोगों की राष्ट्रीय स्तर पर भी ये योजना है कि आप प्रकृति, खेती, कृषि इसको लेके लगातार महत्व बताएं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग ये प्रयास कर रहे हैं लेकिन सरकार भाजपा या कांग्रेस की भी नहीं, सभी सरकार है, कहीं ना कहीं किसान और उन पहलुओं को इतना अच्छे से नहीं सोच पा रही। तो क्या आप राष्ट्रीय स्तर पे भी सरकारों को इस बात के लिए कन्विंस करने का भविष्य में प्रयास करेंगे लगातार कि खेती की ज़मीन और किसानों का महत्व समझें? नहीं, भारतीय किसान संघ राष्ट्रवादी संगठन है और किसान हित को ध्यान में रखते हुए हमको राष्ट्र हित की चिंता भी करना है, ये हमारा ध्येय है।
बाकी अगर इस टाइप से अगर कुछ व्यवस्थाएं होती है, क्योंकि आज हम किसान संघ के नाते किसानों के अग्रसर की भूमिका में सभी दूर हैं, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि किसान की चिंता करें, ज़मीन की चिंता करें, उस पे पलने वाले पशुओं की चिंता करें। उन सभी की चिंता के तहत हमको जिस भी स्तर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर भूमि ही नहीं रहेगी तो हम किसके लिए लड़ेंगे। अच्छा, आपके ही लोग उधर भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद ऐसा हो जाता है कि कभी कभी लोग बात समझ नहीं पाते, तो आप वो प्रयास कर रहे हैं कि उन बातों को समझा जाए। ये आंदोलन वो उनको समझाने का ही प्रयास है। हम इतने समय से जो आंदोलन कर रहे हैं वो बहरी सरकार को सुनाने के लिए ही तो ये आंदोलन होता है। राष्ट्रहित की चौखट में हमारे अखिल भारतीय अधिकारी ने एक पिछले साल वक्तव्य दिया था कि भारतीय किसान संघ राष्ट्रहित की चौखट में किसान हित का काम करता रहेगा। तो हमको राष्ट्रहित की चौखट भी नहीं उल्लंघना है। जैसे भाई साहब ने बोला कि हमको विकास का विरोधी किसान कभी नहीं रहा है, क्योंकि इसके पहले भी ज़मीनें कोई आसमान में तो नहीं बनी है। सब ज़मीनें ये रोड बनी है, उद्योग डेवलप हुआ है, किसानों की भूमि पे दिया, किसान ने दिया है उसको। बाकी कहीं ना कहीं किसानों का पक्ष भी सुना जाए और किसानों की भावना सुनी जाए, उससे राष्ट्रहित जुड़ा है। क्योंकि हम ये राष्ट्रहित की ही बात कर रहे हैं। हम जो अनाज की बात कर रहे हैं, किसान को अनाज कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। एक किसान 20 एकड़ के बाद अगर 1 एकड़ में भी अनाज उत्पादन करेगा तो उसका जीवन यापन हो जाएगा। किसान को उसकी चिंता की बजाय सभी की चिंता है, और किसान गफलत में खेती कर रहा है। देखा जाए तो अगर 1-1 करोड़ रुपए 1 बीघा की ज़मीन में खेती कर रहा है तो उसको खेती करने दिया जाए। आप उसको इस टाइप से अगर एक बार किसान को अगर आपने उसकी वो बेच के चले जाएगा। जैसे सेना सीमा पे लड़ती है, उसी तरह किसान यहाँ पे आपको अन्न उत्पादन के लिए लड़ रहा है। वो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। एक किसान परिवार की व्यक्तिगत स्थिति देखी जाए तो करोड़ों रुपए की भूमि के बाद भी वो अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल से कर पा रहा है। तो सरकार क्या चाहती है? सरकार अगर यही चाहती है कि विदेशों से अगर अन्न आयात करना और अगर इस टाइप की पॉलिसी पे आती है तो भारतीय किसान संघ इसका हमेशा से विरोध करेगा। क्योंकि कृषि मित्र कृषस्व मतलब कृषि ही करो और कृषि ही करो, हमारा एक ध्येय वाक्य है। तो हम कृषि की तरफ किसानों को ले जाना चाह रहे हैं, वहाँ से दूर नहीं हो, ये हमारा प्रयास है। अगर इस प्रयास में अगर किसी भी तरह की अगर कोई अड़चन, राष्ट्रहित की चौखट में हमारे अखिल भारतीय अधिकारी ने एक पिछले साल वक्तव्य दिया था कि भारतीय किसान संघ राष्ट्रहित की चौखट में किसान हित का काम करता रहेगा। तो हमको राष्ट्रहित की चौखट भी नहीं उल्लंघना है। जैसे भाई साहब ने बोला कि हमको विकास का विरोधी किसान कभी नहीं रहा है, क्योंकि इसके पहले भी ज़मीनें कोई आसमान में तो नहीं बनी है। सब ज़मीनें ये रोड बनी है, उद्योग डेवलप हुआ है, किसानों की भूमि पे दिया, किसान ने दिया है उसको। बाकी कहीं ना कहीं किसानों का पक्ष भी सुना जाए और किसानों की भावना सुनी जाए, उससे राष्ट्रहित जुड़ा है। क्योंकि हम ये राष्ट्रहित की ही बात कर रहे हैं। हम जो अनाज की बात कर रहे हैं, किसान को अनाज कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। एक किसान 20 एकड़ के बाद अगर 1 एकड़ में भी अनाज उत्पादन करेगा तो उसका जीवन यापन हो जाएगा। किसान को उसकी चिंता की बजाय सभी की चिंता है, और किसान गफलत में खेती कर रहा है। देखा जाए तो अगर 1-1 करोड़ रुपए 1 बीघा की ज़मीन में खेती कर रहा है तो उसको खेती करने दिया जाए। आप उसको इस टाइप से अगर एक बार किसान को अगर आपने उसकी वो बेच के चले जाएगा। जैसे सेना सीमा पे लड़ती है, उसी तरह किसान यहाँ पे आपको अन्न उत्पादन के लिए लड़ रहा है। वो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। एक किसान परिवार की व्यक्तिगत स्थिति देखी जाए तो करोड़ों रुपए की भूमि के बाद भी वो अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल से कर पा रहा है। तो सरकार क्या चाहती है? सरकार अगर यही चाहती है कि विदेशों से अगर अन्न आयात करना और अगर इस टाइप की पॉलिसी पे आती है तो भारतीय किसान संघ इसका हमेशा से विरोध करेगा। क्योंकि कृषि मित्र कृषस्व मतलब कृषि ही करो और कृषि ही करो, हमारा एक ध्येय वाक्य है। तो हम कृषि की तरफ किसानों को ले जाना चाह रहे हैं, वहाँ से दूर नहीं हो, ये हमारा प्रयास है। अगर इस प्रयास में अगर किसी भी तरह की अगर कोई अड़चन आती है या भू अर्जन और इस टाइप की व्यवस्थाओं में दिक्कत आएगी तो भारतीय किसान संघ उनके साथ खड़ा रहेगा। तो कहीं ना कहीं विदेशों में ज़्यादा पैसा देके वहाँ से चीज़ें बुलाने से ज़्यादा बेहतर है कि अपने किसानों को माहौल दिया जाए कि वो खेती बेहतर तरीके से करते रहें। नहीं, खेती अभी तो क्योंकि ऑलरेडी प्रशिक्षित किसान है। दूसरे देशों में तो इंपोर्ट करना पड़ता है किसानों को, पैसा भी देना पड़ता है, सब्सिडी भी शुरुआत में सब्सिडी दी जाती है। वहाँ पे जब खेती कोई आदमी एग्रीमेंट करता है कि मैं इतने हेक्टेयर भूमि में खेती करूँगा तो शुरुआत में उसको सब्सिडी डाल दी जाती है। तो यहाँ भी अगर नहीं करना जो खेती कोई करना ही नहीं चाहता, यहाँ पे ऑलरेडी किसान 70% किसान हैं और जो किसान पृष्ठभूमि के लोग हैं जो खेती कर रहे हैं, तो आपका ये दायित्व तो बनता है कम से कम उनको खेती से विमुक्त तो ना करें। आप सपोर्ट उतना नहीं कर पा रहे हैं, हमको जितनी अपेक्षा है सरकारों से उतना कभी किसानों को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। बाकी कम से कम अपनी भूमि पे, जिस भूमि पे किसान पीढ़ियों से खेती कर रहा है, अगर उस भूमि पे कोई विकास योजना आती है तो कम से कम किसान की सहमति या उसको विश्वास में लेना अति आवश्यक है। बहुत सारी गंभीर बातें आज किसान भाइयों ने हमें बताई, जिसमें उन्होंने यह भी बताया कि अगर खेती की ज़मीन ले ली जाती है
तो कितना अनाज उत्पादन खत्म हो जाता है, कितना दूध खत्म हो जाता है और लाखों लोगों के जीवन पे किस तरह से संकट आता है। उन्होंने कई रास्ते भी बताए, उचित मुआवजा दिया जाए, खेती को प्रोत्साहन दिया जाए और अंत में उन्होंने जो बात कही कि राष्ट्र हित कृषि हित से ही जुड़ा हुआ है। अगर खेती मजबूत रहेगी, अनाज में उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में हम मजबूत रहेंगे, तभी हम देश की सुरक्षा कर पाएंगे, तभी सही मायने में विकास कर पाएंगे और आत्मनिर्भर बन पाएंगे। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया, धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।